नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए ग्रेविटेशन में, वो बेसिकली ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज थे। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, और काफी सारा डिस्कशन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में था, जिसमें अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, अर्थ के ऊपर कोई पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी कैसे लिखना है, अर्थ से फेंका गया है कोई पार्टिकल, एनर्जी किस तरह से चेंज होगी, कम होगी, कितनी हाइट तक जाएगा, एटसेट्रा। इस टाइप के प्रॉब्लम थे। ठीक है, अब हम लोग इस ग्रेविटेशन में सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। सेकंड हाफ जो है इसका छोटा सा ही टॉपिक है, और वो है मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, तो सैटेलाइट्स का जो मोशन है अराउंड द अर्थ, वो दो टाइप का हो सकता है। वो या तो सर्कुलर मोशन होगा और या फिर वो इलिप्टिकल मोशन होगा। ठीक है, तो प्रिसाइजली सिलेबस में तो सिर्फ सर्कुलर मोशन ही है, बट थोड़ा बहुत हम इलिप्टिकल मोशन भी पढ़ लेंगे। तो ज्यादा फोकस हमको सर्कुलर मोशन वाले पार्ट पे ही रखना है। और इसमें भी मैं कहूंगा कि नया कुछ नहीं है। अगर तुम्हें थोड़ा सा पुराना सा सर्कुलर मोशन याद है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में खास बात बस इतनी सी होती है कि एक ऐसा एक्सीलरेशन होता है जो जनरली दिखाई नहीं देता है, बट वो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन। बिना उसके सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। या फोर्स के टर्म्स में बोले तो ऐसे बोलना चाहिए कि एक ऐसा फोर्स उस पार्टिकल पे जरूर होना चाहिए जो ऑलवेज टुवर्ड सेंटर लग रहा हो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराने के लिए सिर्फ वही एक फोर्स काफी है। ठीक है ना? तो सैटेलाइट्स का मोशन यूनिफॉर्म मोशन ही है मोस्टली। ठीक है ना? और उसके लिए कोई भी हमें अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है। करना क्या होता है, केवल उस सैटेलाइट को उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाके एक पर्टिकुलर टेंजेंशियल वेलोसिटी देनी होती है। उसके बाद वो सैटेलाइट हमेशा अर्थ के अराउंड घूमता रहेगा। उसको घूमने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए। हाँ, उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसके लिए वो सोलर पैनल वगैरह लगे होते हैं जिनको सन से एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है ना? उसके मोशन के लिए कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए। तो हेडिंग पड़ेगा मोशन ऑफ सैटेलाइट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ऐसे मान के चल रहे हैं कि हम लोग अर्थ सैटेलाइट पढ़ रहे हैं, तो विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तो सपोज ये सपोज हो गया अर्थ, जिसका मास एम है, रेडियस उसका आर है, और अर्थ के सेंटर से, अब देखो दो बातें हैं, सेंटर से डिस्टेंस दिया हो सकता है या अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस दिया हो सकता है। तो दोनों ही टर्म्स में याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि किसके दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि उसके सरफेस से h हाइट पे एक सैटेलाइट है। ठीक है, एंड दिस सैटेलाइट हैज अ मास स्मॉल m, और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है vo, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, इसका मोशन ठीक वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड द न्यूक्लियस है। वहां पे इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स से मिलता है, और यहाँ पे जो सैटेलाइट है उसको घूमने के लिए जो फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से मिलता है। बस फर्क इतना है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है सारी बातें। तो बताओ कि क्या इक्वेशन बनाएंगे फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट। फॉर, इनफैक्ट लिखना चाहिए फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट। हाँ, कौन सा फोर्स है? तो फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल है, कितना फोर्स बनेगा बताओ? तो ये हो जाएगा जी स्मॉल एम एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों बातें हैं, आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिखेंगे तो आर ई प्लस एच भी हो सकता है, या अगर हम इसको स्मॉल आर ले लें तो स्मॉल आर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए आर
और ए आर को हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ आर की जगह आर ई प्लस एच है, तो तुम देखो यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा और वीओ की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो वीओ की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज अंडर रूट जी एम ई अपॉन स्मॉल आर। तो ध्यान रखना स्मॉल आर दिया हुआ है या एच दिया हुआ है। तो ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, फर्स्ट पॉइंट। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा टुवर्ड सेंटर, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको सर्कुलर मोशन करा रहा है, ठीक है ना। पहला रिलेशन जो हमें ध्यान रखना है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अगला रिलेशन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मतलब कि एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को सीधा सीधा लिख सकते हैं 2 पाई आर और अपॉन वी नॉट, ठीक है। तो इसमें वी नॉट का वैल्यू डालो, क्या आएगा, तो ये आएगा 2 पाई आर अपॉन वी नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी एम ई नीचे आएगा और एक रूट आर और ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो टी का एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, टी का एक्सप्रेशन आएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एम ई और ये आ जाएगा आर टू दी पावर 3/2। आर के टर्म में लिखो या इसको आर ई प्लस एच के टर्म्स में लिखो अगेन। तो ये टाइम पीरियड आ गया। तो ध्यान रखना कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो है वो आर टू दी पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल आ रहा है। बताओ जितनी बातें हुई हैं उसमें कोई डाउट। एक पॉइंट है ऑर्बिटल वेलोसिटी और एक पॉइंट है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल है ना, सीधा सीधा मैकेनिक्स है। अब देखो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम निकाल सकते हैं बट जरूरत नहीं है, तुम बस ध्यान रखना निकालना कैसे है, क्योंकि फॉर्मूले फिर ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, तो एक्सप्रेशन नहीं निकाल रहे हैं, केवल तुम ये दोनों याद रखो, वी नॉट याद रखो और कैपिटल टी याद रखो। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी को या तो हम लिख सकते हैं v अपॉन आर या फिर इसी एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। और हमसे पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज रेडियल एक्सीलरेशन, तो रेडियल एक्सीलरेशन अगर निकालना पड़ेगा, रेडियल एक्सीलरेशन अगर निकालना है तो रेडियल एक्सीलरेशन ए आर की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाई आर, या इसी को लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखना रेडियल एक्सीलरेशन और टोटल एक्सीलरेशन एक ही बात है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना हो सैटेलाइट का, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट हो जाएगा एम वी आर, ये भी निकल आएगा। जो भी चीज जरूरत पड़ेगी वो निकाल लेना उस टाइम पे। बेसिक ये दो बातें हैं जो याद रखो, वी नॉट और कैपिटल टी। क्लियर है। देन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी सीधे सीधे क्या लिखेंगे, लिखेंगे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर लिखेंगे। तो देखो ये आएगी निकल के जी स्मॉल एम एम ई अपॉन 2r, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की जो अर्थ से r डिस्टेंस पे है, वही फॉर्मूला इसका भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगी माइनस जी एम एम ई अपॉन आर। बोलो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अगर निकालोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस जी एम एम ई अपॉन 2r आएगा।
और ये एक्सप्रेशन एक और चाहो तो याद रखो, टोटल एनर्जी भी क्योंकि काम आएगा काफी। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। यहां तक देख लो, कोई डाउट है बताओ। जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं उसमें से कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है। और देखते हैं क्या क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो नीचे नोट करके लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में पॉसिबल ऑर्बिट्स ऑफ अ सैटेलाइट। अब देखो, अगर सैटेलाइट जैसे अर्थ का ही है सैटेलाइट, तो वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड कौन कौन से ऑर्बिट्स में प्लेस हो सकता है, कौन कौन से ऑर्बिट्स में वो सर्कुलर मोशन कर सकता है। तो देखो, इसके लिए सीधा सीधा ये बोलेंगे कि वो जो सैटेलाइट है वो इन जनरल किसी भी ऑर्बिट में कितने भी हाइट के अर्थ, मतलब कितनी भी हाइट पे वो मोशन परफॉर्म कर सकता है। बस खास बात ये है कि जितनी भी ऑर्बिट बनेंगी उन सभी ऑर्बिट्स का जो सेंटर है वो अर्थ के सेंटर से कोइंसाइड होना चाहिए। ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो इसमें वैसे बोल सकते हैं कि एनी सर्कुलर ऑर्बिट इज पॉसिबल प्रोवाइडेड सेंटर ऑफ ऑर्बिट coincides with अर्थ सेंटर। बोलो, इसमें कोई डाउट है? मतलब ये कहने का है, इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट हो जाएगा कि अगर जैसे ये अर्थ की लोकेशन है, ये अर्थ का सेंटर है, तो कभी इस तरह का सैटेलाइट पॉसिबल नहीं होगा जो पता चला केवल ऊपर ही घूम रहा है। ठीक है ना। क्यों पॉसिबल नहीं आएगा, ये बात क्लियर है अब? ये बात एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस तरह का ऑर्बिट पॉसिबल क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि एम मास के ऊपर जो फोर्स लगेगा, एम मास के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो लगेगा टुवर्ड सेंटर, जबकि सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स लगना चाहिए वो उसके अपने ऑर्बिट में टुवर्ड सेंटर लगना चाहिए। तो उसके ऑर्बिट का सेंटर और अर्थ सेंटर अलग अलग पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो ये सीधे सीधे केस हो जाएगा नॉट पॉसिबल। पहले जो कंडीशन लिखी है इस कंडीशन में कोई भी ऑर्बिट पॉसिबल है। बोलो, पहला पॉइंट क्लियर है? हम्म। ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में एक स्पेशल टाइप का सैटेलाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो क्या खास बात है इस सैटेलाइट की? क्यों भाई, इसके नाम से कुछ पता चल रहा है? रिस्पेक्ट पे स्टेशनरी। हाँ, मतलब जियो स्टेशनरी मतलब कि अर्थ के रिस्पेक्ट में ये सैटेलाइट स्टेशनरी है। तो अब इसके लिए मतलब क्या चीज, स्टेशनरी का मतलब, कहने का मतलब है कि वो सैटेलाइट जहां भी होगा, अगर हम उससे लाइन ज्वाइन करेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो वो लाइन हमेशा फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि अर्थ भी अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है। बोलो, तो इसका मतलब वो सैटेलाइट भी घूमना चाहिए और उन दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये निकल के आएगा कि उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 24 आवर्स। ये लिख देना कि इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो सबसे पहले आया टाइम पीरियड 24 आवर्स होना चाहिए। अब हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी एम ई और इंटू आर ई प्लस एच टू दी पावर 3/2। तो अगर हम इसको 24 आवर्स के इक्वल करते हैं, बाकी सब वैल्यूज हमें मालूम है, सिर्फ एच अननोन है, तो ये एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर्स आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये चीज तो पहले निकल के आई कि इस सैटेलाइट का अर्थ सरफेस से हाइट क्या होना चाहिए। बोलो, क्लियर? सेकेंड पॉइंट इसमें बोलते ये हैं कि ये जो सैटेलाइट है, इट मस्ट बी इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। इट मस्ट बी इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। तो ये ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों भाई? इट मस्ट बी इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। तो जैसे ये अर्थ का मैंने एक्सिस बनाया हुआ है और अर्थ अपने इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट हो रही है। ठीक है, अर्थ का भी जो ओमेगा है वो 2 पाई/टी के इक्वल ही होगा। तो ये जो बनेगा ये अर्थ का इक्वेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होना चाहिए, इस सैटेलाइट का ऑर्बिट भी इसी ऑर्बिट से कोइंसाइडिंग होना चाहिए। मतलब इसका भी ओमेगा अर्थ के ओमेगा के सेम होना चाहिए और इनफैक्ट डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए। बताओ, अगर ये पॉइंट नहीं होगा तो क्या गड़बड़ होगा, ये बात विजुलाइज हो रही है? भाई एक स्फेयर है, तुम उसको घुमाओ जैसे अर्थ घूम रही है, तो अगर हम चाहते हैं कि अर्थ के रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल रेस्ट पे हो, तो वो पार्टिकल भी अर्थ के साथ साथ ही घूमना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अर्थ घूम रही है इस डायरेक्शन में और वो इधर घूमने लगा, तो कैसे रेस्ट पे आएगा? भले ही उसका ओमेगा सेम है। तो वो जो प्लेन है वो प्लेन अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन ही होना चाहिए। किसी और प्लेन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना? यानी सारे कंट्रीज के जो भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो सारे के सारे एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, और जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, इसको हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन नीड अलग अलग टाइप के सैटेलाइट हैं। तो ये जो सैटेलाइट है ये हमारी जो नीड पूरी कर रहा है वो है कम्युनिकेशन। मतलब जितना भी कम्युनिकेशन है, फिर चाहे वो टेली कम्युनिकेशन हो या जैसे अब अभी तो डायरेक्ट टू होम वाला जो सैटेलाइट है, जो टीवी चैनल्स आ रहे हैं वो भी उसी से आ रहे हैं। तो तुम देखोगे सभी का जो एंटीना है वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही है। ठीक है ना, क्योंकि वो उसी सैटेलाइट के थ्रू सारा ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो ये अर्थ के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन हमेशा फिक्स है। तो ये बात में कोई डाउट तो नहीं है? बताओ, इट मस्ट बी इन इक्वेटोरियल प्लेन। और एक और बात लिखनी चाहिए यहीं पे, केवल इतना ही काफी नहीं है कि इक्वेटोरियल प्लेन में हो। ऐसा ना हो कि इक्वेटोरियल प्लेन में तो है लेकिन अपोजिट घूम रहा है। तो ये भी बोलेंगे कि इट मस्ट रिवॉल्व, हाँ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो इट मस्ट रिवॉल्व वेस्ट टू ईस्ट। मतलब जैसे अर्थ रोटेट हो रही है वेस्ट टू ईस्ट, वैसे ही सैटेलाइट भी रोटेट होना चाहिए
वेस्ट टू ईस्ट। बताओ ये तीनों पॉइंट। ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो अगर वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हुआ, ठीक है, सपोज ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और अर्थ का सेंटर ये आर ई है और ये एच है, तो किस रीजन में ये ब्रॉडकास्ट करेगा एट वन टाइम। तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, तो अर्थ के कितने रीजन में वो एट ए टाइम कम्युनिकेट कर पाएगा, मतलब सिंगल सैटेलाइट अर्थ के कितने रीजन को कवर कर लेगा। तो ऐसे देखो ध्यान से, तो ये पॉइंट यहाँ ज्वाइन करोगे, इसको यहाँ ज्वाइन करोगे, तो ये रीजन एक निकल के आएगा जिसमें ये एक साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। अब जरा ध्यान से विजुलाइज करो, तो देखो यहाँ पे सॉलिड एंगल जो पढ़ा है हम लोगों ने उसका यूज आएगा। ठीक है ना, ये वो अर्थ का पूरा 3D रीजन होगा जिसमें वो एट ए टाइम कम्युनिकेट कर पाएगा। और ये वाला एंगल अगर हम थीटा बोल दें, जिसमें थीटा को बोल सकते हैं थीटा इज कॉल्ड लैटिट्यूड। थीटा इज लैटिट्यूड। तो बताओगे कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी। देखो ध्यान से, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो अगर मुझे ये शेडेड एरिया निकालना है तो हम इसका सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। सॉलिड एंगल की वैल्यू होगी 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, तो एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर कर देंगे, यानी ये 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई प्लस एच आएगा। यानी इतने रीजन को ये एक सिंगल सैटेलाइट मैनेज कर पाएगा, इतने रीजन में एक साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है या नहीं। ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ अ सैटेलाइट, अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, अर्थ की रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो वो जो एरिया है वो हमेशा फिक्स रहेगा, उतने ही एरिया में हमेशा वो कम्युनिकेट कर पाएगा। बोलो कोई डाउट है तो। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो दिस वाज ऑल अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से। जैसे कुछ सैटेलाइट हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्पाई सैटेलाइट्स। ठीक है ना,
पार्थ, आपने जो डाउट पूछा मुझे समझ नहीं आया, क्या आप बोलना चाह रहे हो आप? एट ए हाइट। सर हाँ, हाइट एच पे सर जो ये आपने 3 लाइनें बनाई सर जिसकी एंडिंग डॉट से, सर ये क्या मतलब बताती हैं? अरे वो ऐसी डिजाइन है ओह, ओके। वो ऐसे ही बनाया हुआ है, जैसे लगेगी सैटेलाइट है। स्पाई सैटेलाइट्स हम इनको बोलेंगे कि विच आर रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ। ठीक है, अब इनका काम होगा बेसिकली इमेजिंग का, इमेजेस कैप्चर करने का। तो ऑब्वियसली इनका जो हाइट होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, अब हाइट कम होने से क्या होगा, अब ऐसे समझो कि जो सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पे है, ठीक है, मतलब 36,000 बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ पे, तो उसका टाइम पीरियड है 24 आवर्स। अब जो सैटेलाइट आर रेडियस पे होगा, मतलब वेरी क्लोज टू अर्थ, तो उसका टाइम पीरियड तो बहुत कम हो जाएगा। तो इनका टाइम जो है वो 1.5-2 घंटे ही आता है, मतलब 1.5-2 घंटे में ही पूरा चक्कर लगा लेते हैं ये। ठीक है ना, और 24 घंटे में कई सारे चक्कर लगा लेंगे। तो विच आर रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ, तो इनका जो एच होगा वो अप्रोक्सीमेटली, या ऐसे बोलना चाहिए एच इज वेरी वेरी लेस देन आर ई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आर ई प्लस एच की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली आर ई लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से जो इनका टाइम पीरियड आता है वो आ जाएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी एम ई, और सिंपली आर ई टू द पावर 3/2 आएगा। ठीक है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली, अब ऐसे मुझे याद तो नहीं है, देख लेना, मतलब 2 आवर्स के कम ही आता है, 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स के बीच में आएगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू तो निकाली थी, ये तो वैल्यू वही आती है, ये वैल्यू निकल के आएगी 84 मिनट्स, वही वैल्यू है, ध्यान से देखो तो वही फंक्शन है जो उस ऊपर निकाला था इसके पहले टनल के अंदर टाइम पीरियड का। ठीक है, और देखो जैसे पॉइंट नंबर 4 में एक छोटा सा पॉइंट है, सैटेलाइट्स इन कोप्लेनर ऑर्बिट्स, सैटेलाइट्स इन कोप्लेनर ऑब्जेक्ट ऑर्बिट्स। तो सपोज अगर दो अलग अलग सैटेलाइट हैं, तो ये सपोज अर्थ हो गई, सैटेलाइट ए एंड सैटेलाइट बी, इन दोनों का रेडियस अलग अलग है। एक का रेडियस हम लोग आर ए ले लेते हैं और एक का रेडियस हम लोग आर बी ले लेते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इनका ओमेगा भी जो होगा वो अलग अलग होगा, ओमेगा अलग होगा, टाइम पीरियड भी अलग होगा। तो अगर सपोज ये कहा जाए कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ये दोनों सैटेलाइट पॉइंट पी के ऊपर हैं, ठीक है, या ऐसे बोलो, वो याद है तुम्हें सर्कुलर मोशन एसएचएम में जो पढ़ा होगा फेजर डायग्राम, कि मतलब पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसका जो डायमीटर प्रोजेक्शन होता है दैट परफॉर्म्स एसएचएम। तो ऐसे ही सपोज करो कि ये दो पार्टिकल हैं ए एंड बी, दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद डिफरेंट ओमेगा। तो अभी इस वक्त इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल। तो अभी इसका, इस लाइन का एंगल और इस लाइन का एंगल के बीच में डिफरेंस 0 है, दैट मीन्स फेज डिफरेंस 0 है। लेकिन कुछ देर के बाद इसका एंगल कुछ और होगा, ओमेगा ए इंटू टी होगा, और इसका एंगल कुछ और होगा, ओमेगा बी इंटू टी होगा। यानी कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ऐसे बोला जाए कि ये दोबारा इस पोजीशन में कब आएंगे, एक के ऊपर एक, मतलब दे विल बी क्लोजेस्ट अगेन आफ्टर व्हाट टाइम। तो कैसे बोल सकते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं नीचे कि दे विल बी अगेन
in similar position ये ऐसे बोल सकते हैं क्लोजेस्ट टू ईच अदर। तो दोबारा ऐसा तब होगा, अब बताओ कि ओमेगा ए बड़ा होगा या ओमेगा बी बड़ा होगा? ओमेगा ए और ओमेगा बी में कौन बड़ा होगा? हम्म तो ओमेगा ए बड़ा होगा। ओमेगा ए बड़ा होगा, करेक्ट। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ओमेगा ए इंटू टी माइनस ओमेगा बी इंटू टी, इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा, ठीक है। और जब ये एंगल 2 पाई होगा तो फिर से सिमिलर सिचुएशन आएगी। ये लाइन क्लियर है कैसे लिखी है? यस सर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी ए इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई बाई टी बी इंटू स्मॉल टी इक्वल टू 2 पाई। तो तुम देखो यहाँ से टी की वैल्यू मिल जाएगी टी ए टी बी अपॉन टी बी माइनस टी ए। अगेन याद नहीं करो कुछ, बस जैसे निकाल रहे हो मेथड एक बार बस समझते जाओ। ये तो हमने तब निकाला है जब दोनों सैटेलाइट सेम सेंस में है, ठीक है ना। इफ दे वर रिवॉल्विंग इन ऑपोजिट सेंस, अगर मान लो ऑपोजिट सेंस में होते तो रिलेशन क्या लिखते? तो रिलेशन लिखते ओमेगा ए इंटू टी प्लस ओमेगा बी इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो उस केस में टी की वैल्यू टी ए टी बी अपॉन टी ए प्लस टी बी आता, ठीक है ना। फिर एक टर्म आता है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, और ये अक्सर लोग इसको गड़बड़ कर देते हैं। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी मतलब हम लोग निकालना चाह रहे हैं, लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बताएगा कोई कैसे लिखना चाहिए, कैसे निकालें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? एनी आइडिया? डिफरेंस इन टेंजेंशियल वेलोसिटी को उनके बीच के सेपरेशन से डिवाइड कर दो। यस करेक्ट, वेरी गुड। देखो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए नहीं होता है, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की निकालने का तरीका होता है वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो हमें करना क्या होगा, अगर हमें बी की वेलोसिटी निकालनी है ए के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे बोलना चाहिए कि ए के ऊपर बैठ जाओ। ए पे बैठ गए तो ए कैसा हो गया, रेस्ट पे। और ए पे बैठने के बाद बी का वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और ये जो डिस्टेंस आएगा आर बी ए, इससे तुम्हें डिवाइड कर देना है, तब इस लाइन का ओमेगा आएगा और ये बनेगा ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। तो अभी निकालेंगे किसी प्रॉब्लम में, अभी फिलहाल बस लिख लो। ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए अपॉन आर बी माइनस आर ए। मॉड लगा दो, ऊपर भी मॉड लगा दो नीचे भी लगा दो। ठीक है, देख लो एक बार जो बातें हुई हैं इसमें। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे अभी सैटेलाइट मोशन के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा मैकेनिक्स आ गया तो फिर से कई सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। बट बेसिक जो पॉइंट है वो बस इतना ही है जितना मैंने बोला अभी तक। इसमें ब्रॉडकास्टिंग रीजन एक थोड़ा सा नया है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, उसके रिवॉल्व होने के लिए क्या कंडीशंस हैं जियो स्टेशनरी के लिए, और अगर नॉर्मल सैटेलाइट है तो उसका काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, टाइम पीरियड और ऑर्बिटल वेलोसिटी।
देखो इसमें क्वेश्चंस करते हैं फिर। देखो एक ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। अब देखो इसमें क्या है कि जो भी कैलकुलेशन हम लोगों ने किए हैं जिस प्रोसेस से, सेम वही प्रोसीजर वही लगेगा। बस वो कह रहा है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/r² की बजाय 1/r⁵ हो जाए तो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। तो बस जो सॉल्व किया था वैसे ही फिर से कर दो। इस बार ऐसे लिख देते हैं कि G_m_m_e अपॉन r⁵ इक्वल टू mv²/r। तो यहां से ध्यान से देखो, जो v है, v r की पावर कितना आएगा, v प्रोपोर्शनल बनेगा r⁻³ बनेगा क्या। और टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड को लिखते हैं हम लोग 2πr/v। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा r/r⁻³ यानी ये आएगा r⁻⁷/4। तो ये प्रूफ हो जाएगा t² प्रोपोर्शनल टू r⁻⁷/2। कर लेना चाहिए सभी को। और देखो नेक्स्ट ये देखो, अब देखो 9000 एंड 9010 किलोमीटर। अब वैसे तो डिफरेंस 10 किलोमीटर का है, बट 9000 के सामने वो डिफरेंस स्मॉल है, तो हम लोग इसको कैलकुलस यूज करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना होगा उसके लिए, टाइम पीरियड और डिस्टेंस में रिलेशन है हमारे पास। हमारे पास फॉर्मूला है t² प्रोपोर्शनल टू r³, या इसको ऐसे लिख लो t प्रोपोर्शनल टू r⁻³ तो यहाँ से डेल्टा t/t इक्वल टू 3/2 ऑफ डेल्टा r/r आ जाएगा। तो डेल्टा t हमें निकालना है और t की जगह 90 मिनट्स, 90 मिनट्स का मतलब है 90 × 60 इक्वल टू 3/2, डेल्टा r की जगह 10 किलोमीटर और r की जगह फास्टर सैटेलाइट यानी कि 9000 रख देना है। तो यहाँ से तुम देखो डेल्टा t की वैल्यू 9 सेकेंड मिल जाएगी। क्लियर है। और देखो नेक्स्ट, देखो बाउंडेड और अनबाउंडेड का मतलब ये होगा कि एक्सप्लोजन के बाद जो 4m मास की वेलोसिटी है वो उस पॉइंट के एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर एस्केप वेलोसिटी के इक्वल या एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है तो फिर वो हमेशा के लिए अर्थ का सिस्टम छोड़ देगा। तो उस ऑर्बिट को हम लोग बोलेंगे अनबाउंडेड ऑर्बिट। लेकिन अगर एस्केप वेलोसिटी से कम है तो फिर वो रिवॉल्व करेगा, भले ही वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं हो तो फिर वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। तो फिलहाल तो हमें सिर्फ बाउंडेड और अनबाउंडेड बताना है। तो देखो ध्यान से,
क्या करेंगे, 5m का ये सैटेलाइट है और इनिशियली इसका वेलोसिटी था v0 और बाद में कह रहा है कि इसके दो पीसेज हो गए m एंड 4m और m के बारे में लिखा हुआ है कि m सेम ऑर्बिट में घूम रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये 4m की वेलोसिटी निकालते हैं, पहले क्या आएगा v डैश, तो सीधे सीधे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ सबसे पहले। क्या आएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, तो यहां से मिलेगा 5m v0 इज इक्वल टू माइनस m v0 एंड प्लस 4m v डैश। तो यहां से देखो क्या आता है, m तो कैंसिल हो गया, v डैश की वैल्यू आ जाएगी 6v0/4 यानी कि 3/2 ऑफ v0। तो v डैश को हम लोग लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अंडर रूट ऑफ 2.25 gm अपॉन r। और ध्यान से देखो तो क्या ये अंडर रूट ऑफ एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 gm/r, उससे ज्यादा है तो हेंस इट विल एस्केप। following an unbounded orbit। क्लियर है, बताओ क्लियर है क्या किया इसमें। सर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है तो फिर स्ट्रेट लाइन में जाएगा कि ऑर्बिट में घूमेगा? वो मैं अभी कराऊंगा लास्ट में जब सारे मोशन हो जाएंगे। तो ये हाइपरबोलिक पाथ में जाता है, ऑल दो हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ हम लोगों को जितना मैथ्स आती है उसके बियॉन्ड है, बट रिजल्ट ये है कि इट फॉलोज हाइपरबोलिक पाथ। ठीक है ना, सर्कल इलिप्स दे आर बाउंडेड कर्व्स, बाउंडेड मतलब कि बाउंडेड ऑर्बिट हो गई, और पैराबोला इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला अनबाउंडेड ऑर्बिट्स हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रख सकते हो। और देखो नेक्स्ट, देखो ये आईआईटी में आया हुआ है, वैसे ही है सिमिलर क्वेश्चन जिसमें एक ऑर्बिट हो गया S1 और एक है S2। अब देखो जिसका टाइम पीरियड कम है वो S1 होगा, पास में होगा, और जिसका टाइम पीरियड ज्यादा है वो S2 होगा और दूर होगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v1 होगी, इसकी वेलोसिटी v2 होगी। दूर होगा तो वेलोसिटी उसकी कम रहेगी। ठीक है ना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ S1 दिया हुआ है, इसका रेडियस r है, तो बताओगे इसका रेडियस कितना होगा r के टर्म्स में, क्योंकि t² प्रोपोर्शनल टू r³ बनेगा। तो एक तो लिख सकते हैं कि 1 प्रोपोर्शनल टू 10⁴ क्यूब, तो 8² प्रोपोर्शनल टू r⁻³ तो यहां से r' कितना आ जाएगा, बताओ r' की वैल्यू, ये शायद आएगी 4 × 10⁴ किलोमीटर्स। देखो
यानी 4R आएगा ये। अब इसके बाद स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1 पूछा हुआ है, तो V1 निकाल लो। V1 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, अब V1 वैसे निकाल लो, टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, तो टाइम पीरियड के हिसाब से निकाल लो। V1 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई R अपॉन T1 और V2 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई 4R अपॉन T2। तो V1 V2 हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये हो जाएगा V2 माइनस V1। देखो ध्यान से, ठीक है। और बी पार्ट में एंगुलर स्पीड S2 की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू S1, तो इसमें क्या करोगे, इसी V2 माइनस V1 में डिवाइड कर देना 3R से, तो ये ओमेगा आ जाएगा, ठीक है ना। वो सॉल्व करना पड़ेगा, मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, टाइम को भी और डिस्टेंस को भी। क्लियर है। एप्लीकेशंस इसमें थोड़े से और हैं, तो चलो फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे उनको। आज यहीं तक रखते हैं।